हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूं क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूं। चैप्टर नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 के 3 पार्ट्स पहले ही कराए हैं और ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 का 4th पार्ट। और इसमें मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो जो पहला नियम होता है इसका, उसको कहते हैं संधि का नियम, लॉ ऑफ जंक्शन। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। अगर किसी संधि पर, किसी जंक्शन पर अगर अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रही हैं, तो करंट जो अंदर की तरफ आता है जंक्शन की तरफ, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जो करंट बाहर की ओर जाता है उसे नेगेटिव लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बहुत सारे यहाँ पर करंट बनाऊँ, तो देखो I1 अंदर की तरफ आ रहा है, I2 बाहर जा रहा है, I3 फिर अंदर आ रहा है, I4 भी हमने माना कि अंदर आ रहा है, और I5 जो है ये भी मान लो अंदर आ रहे हैं। तो ये जो जितने भी अंदर की ओर का जो करंट आ रहे हैं उसकी दिशा हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट बाहर की ओर जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से पहले नियम से, तो हमारा देखो I1 हमारा प्लस का होगा, I2 हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि ये बाहर की ओर जा रहे हैं, I3 हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा I3 है, I4 अंदर की तरफ है तो ये पॉजिटिव है, और I5 भी पॉजिटिव है। इस तरीके से, और सबका जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो ये हमारा जो है संधि का नियम हमारा पहला नियम है। और देखिए इसका जो सेकंड नियम होता है वो होता है पाश का नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ लूप या KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये जो नियम होता है वो ये है, किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो उस परिपथ में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और ये है हमारा मैथमेटिकल नोटेशन, और ये हमारा सेकेंड पाश का नियम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखिए आमीटर को जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। आमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो अगर ये हमारा मान लो बल्ब है, और यहाँ से अगर मैं लगाऊं, तो वायर का इस तरीके से कनेक्शन करेंगे। वायर को यहाँ पर एक कनेक्ट किया हमने, ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल है, ये हमारा एमीटर। और इस तरीके से हमने जब सर्किट पूरा किया, तो ये जो अमीटर है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। और जो आदर्श अमीटर होता है, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और हमेशा अमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए इसका आंसर होगा, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है जिसे हम संधि का नियम कहते हैं वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जो दूसरा नियम है जिसे हम पाश का नियम कहते हैं वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है? ये आपसे पूछा जाता है, विभव मापी क्यों अच्छा होता है? तो देखिए इसका आंसर ये होगा, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का
विद्युत वाहक बल यथार्थ होता है क्योंकि विभव मापी से पाठ्यांक तब लिया जाता है जब परिपथ में परिणामी धारा शून्य होती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होते हैं। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि धारा का मान क्योंकि शून्य होता है इसलिए इसकी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट होती है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, व्हीटस्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारामापी की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि धारामापी की स्थिति को अगर आपस में बदल दें, बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को एक दूसरे से चेंज कर दें, और अगर ये जो व्हीटस्टोन सेतु है हमारा वो संतुलन की अवस्था में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति पर है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेल तथा धारामापी की भुजाओं को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, और अगर इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ से अगर मैं इसका चित्र बनाऊँ तो देखो कुछ इस टाइप का होता है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ा, ये एक रेजिस्टेंस जोड़ा, इधर एक रेजिस्टेंस जोड़ा, प्रतिरोध जोड़ा, यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ा, और बीच में यहाँ पे जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को अटैच किया यहाँ से, और यहाँ पर जो बाहर वाली जो भुजाएं हैं इस तरीके से जोड़ा हमने यहाँ से बैटरी। और अगर हम यहाँ से, अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो है, विक्षेप का मान शून्य है, मतलब इसमें कोई धारा नहीं जा रही, तो चाहे गैल्वेनोमीटर को अगर आप बैटरी की जगह पे लगा दो और बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह पे लगा दो तो यहाँ पे जो संतुलन की अवस्था है P/Q = R/S, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पहले संतुलन में था बाद में भी ये उसी तरीके से संतुलन में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा दीजिए। गतिशीलता होती है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एकांक वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न अनुगमन वेग को वैद्युतशीलता कहते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन ये है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण अगर अनुगमन वेग का मान Vd है तो एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो अनुगमन वेग होगा वो होगा Vd/E। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न अनुगमन वेग को हम लोग गतिशीलता कहते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसको कहूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी या गतिशीलता। और इसका जो मात्रक होता है अनुगमन वेग का होता है देखो मीटर पर सेकेंड, और ई का होता है E = V/D, यानी कि वोल्ट पर मीटर, इस तरीके से। तो इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इंटू वोल्ट, ये इसका मात्रक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक 100 वॉट के तापक तार में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो जो पावर है हमारे पास वो है हमारे पास 100 वॉट की, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 4 एम्पीयर का। और देखिए इसका फॉर्मूला होता है P = I²R, ये फॉर्मूला होता है। P की वैल्यू यहाँ से अगर मैं लगाऊँ तो 100, I की वैल्यू हो गई यहाँ 4, तो 4 × 4 × R, तो 4 से कैंसिल होकर यहाँ हो गया 25, और R हो गया हमारा 25/4, इतने ओम का प्रतिरोध यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कहता है, एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, है ना, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी है। तो आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5 एम्पीयर, और तार के प्रति मिनट का मतलब 60 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो हम ये जानते हैं Q = होता है Ne और Q = होता है IT। अगर यहाँ से मैं N निकालूँ तो IT/E, I का मान यहाँ पे हो गया 5 और T का मान हो गया यहाँ पे 60 समय का मान,
ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁻19 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1.875 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से 1 मिनट में गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये कहता है 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी कर देते हैं। पहले प्रतिरोध था कितना, 50 ओम। 50 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध था। अब लंबाई को कर दिया 3 गुना, यानी कि L2 इक्वल टू हो गया 3L1। इसका रिलेशन होता है R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। L1/L2 का होल स्क्वायर लंबाई में और प्रतिरोध में ये रिलेशन होता है। तो R1 की वैल्यू हमारे पास 50, R2 हमें निकालना है, L1 की वैल्यू L1 रखते हैं और जो L2 है बाद में लंबाई वो पहले की ट्रिपल हो गई, 3 गुनी। तो ये हो गया हमारा 3L1 और यहाँ से इसका होल स्क्वायर। L1 से L1 कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 का वर्ग तो 1/9। 9 का इंटू 5 से करोगे तो 450 450। तो नया जो प्रतिरोध होगा वो 450 ओम यहाँ से निकल के आता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये कहता है 500 वॉट के एक टेलीविज़न को 5 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, वैद्युत की इकाई व्यय कितनी होगी। मतलब इसमें यूनिट निकालने हैं आपको। इकाई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है kWh। kWh का मतलब होता है 1 यूनिट। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये हो गया हमारा पावर P और ये हमारा हो गया टाइम के लिए 5 घंटे T का मान इसका। यहाँ से kWh निकालें, यूनिट अगर निकालें तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू टी अपॉन 1000, P इंटू टी बटे 1000। P की वैल्यू होती है यहाँ से 500 और T की वैल्यू होती है 5 घंटे। 1000 यहाँ पर रखते हैं तो ये हो गया 2 बार कैंसिल। 5 में 2 से डिवाइड लगाएंगे 5/2 यानी कि 2.5 यूनिट यहाँ से इसकी इकाई निकलती है। 2.5 एनर्जी, 2.5 यूनिट एनर्जी यहाँ से खर्च होती है हमारी। ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप और कुछ आपके MCQ क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे जिन पर कम ध्यान देते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लगातार पूछे जाते हैं, आपकी नॉलेज को एनहेंस करते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लगातार मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते रहें। थैंक यू।